हिंद बच्चों, टीच माइंड परिवार में आपका स्वागत है। मैं आज पुनः आप सभी के बीच उपस्थित हूं एक नए सेशन, एक नए वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपको कूलम्ब्स लॉ पढ़ाऊंगा। क्योंकि आपको मालूम है, अगर आपने हमारा पुराना सेशन देखा है तो आपको मालूम है कि हमने आपको आवेश पढ़ा दिया है, चार्ज पढ़ा दिया है, और उसके रिगार्डिंग जो भी प्रश्न बन सकते थे, जो भी प्रश्न हो सकते थे, उन सारे प्रश्नों को भी क्या किया है, हमने आपके साथ डिस्कस कर दिया है। इस वीडियो को पहली बार अगर कोई देख रहे हैं, देखना बंद कर दें, आप इस वीडियो को नहीं देखें। आप जाएं और सबसे पहला हमारा जो वीडियो है उस वीडियो को देखें, फिर सेकेंड वीडियो देखें, उसके बाद जाकर के ये वीडियो देखें, तब आपको ये आज का सेशन बहुत बेहतर ढंग से समझ में आएगा। तो पहली बार अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं या पहली बार आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो आपसे हमारा ये आग्रह होगा कि आप पास जाइए और हमारे पहले वीडियो को देखिए, उसके बाद आज का सेशन अटेंड कीजिए, फिर आपको 100% समझ में आएगा। बच्चों, चलिए हम लोग कूलम्ब्स लॉ के बारे में जानते हैं। अगर दो आवेश बिंदु आवेश हैं, अर्थात जिनका आकार बहुत ही छोटा है, अगर वैसे आवेश हैं, तो दो समान प्रकृति के आवेशों के बीच हमेशा विकर्षण होता है, जबकि असमान प्रकृति के आवेशों के बीच आकर्षण होता है। यानी सिमिलर नेचर ऑफ चार्ज रिपेल ईच अदर while dissimilar nature of charge attract each other, हम जानते हैं। तो आखिर दो बिंदु आवेश अगर है, अगर दो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, एक आपका है Q1, दूसरा है बिंदु आवेश Q2, यानी एक बिंदु आवेश है जिस पर आवेश का मान Q1 है और दूसरा बिंदु आवेश है जिस पर आवेश का मान Q2 है। अगर इन दोनों के ऊपर सिमिलर नेचर का चार्ज होगा, यानी इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा और आपका इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, तो देन आफ्टर प्यारे बच्चों, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जबकि उस पर पॉजिटिव और अगर इस पे नेगेटिव होगा तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, यानी आकर्षित करेंगे। तो फिर बात हुआ कि दोनों अगर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या तो रिपेल करेंगे, तो फिर आखिर उस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा। कूलम्ब साहब ने दो आवेशों के बीच, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल के परिमाण को निकालने के लिए एक नियम दिया, एक लॉ दिया, जिसे हम कूलम्ब्स लॉ कहते हैं। तो कूलम्ब्स लॉ का क्या स्टेटमेंट है, क्या कथन है? तो कूलम्ब्स लॉ का ये कथन है कि अगर आपके दो बिंदु आवेश है, यानी वैसे आवेश जिनमें एक पर आवेश का मान Q1 है और दूसरे पर आवेश का मान Q2 है, और उनके बीच का दूरी क्या है बच्चों, अगर R है, तो प्यारे बच्चों, कूलम्ब साहब का कहना था, यानी कूलम्ब्स लॉ का कहना है कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, लगने वाला जो विद्युतीय बल होता है, वो इनके ऊपर जो आवेश होते हैं उनके मान के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, जबकि इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी होती है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अर्थात कूलम्ब्स लॉ का कहना है कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच जो विद्युतीय बल लगता है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, वह इनके ऊपर जो आवेश का मान होता है उनके मान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, तो व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक्सप्लेन करेंगे, लिखेंगे। अगर हम इसे मैथमेटिक्स के रूप में लिखेंगे तो हमें एक यहां से फॉर्मूला प्राप्त होता है, एक सूत्र प्राप्त होता है। आइए देखते हैं। कूलम्ब्स लॉ का ये सिंपल कथन है कि अगर दो बिंदु आवेश हैं, अगर एक पर आवेश का मान Q1 और दूसरे पर आवेश का मान Q2 है और उनके बीच की दूरी अगर R है, तो उन दो आवेशों के बीच जो लगने वाला बल होता है, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है,
तो दोनों एक दूसरे को धक्का देगा, रिपेल करेगा, यानी यह इसको इधर धक्का देगा तो यह इसको इधर धक्का देगा यानी रिपेल करेगा। ठीक है ना। तो हम बात कर ले, यहाँ से क्या हो जाएगा, जो फोर्स होता है, अगर हम बात करें तो ये जो फोर्स होता है इनके बीच लगता है, वह फोर्स, वह विद्युतीय बल इन दोनों आवेशों के ऊपर जो मान होता है, मान, यानी अगर ये दोनों प्लस है तो प्लस लेंगे ही लेंगे, अगर ये प्लस हो और ये माइनस हो तो जब प्लस हो, यहाँ अगर प्लस हो अगर ये माइनस हो तो हम उसका माइनस कंसीडर नहीं करेंगे, केवल उसके वैल्यू को लेंगे, केवल उसके मान को लेंगे, क्योंकि हम यहाँ जो मल्टीपल लेते हैं, जब एक दूसरे को प्रोडक्ट लेते हैं तो हम केवल मैग्नीट्यूड का लेते हैं, केवल परिमाण का लेते हैं। भले ये दोनों प्लस है तो ये हम लोग पॉजिटिव ही लेंगे, अगर ये माइनस हो ये प्लस हो फिर भी यहाँ क्या लेंगे, दोनों का मान प्लस में ही लेंगे, क्योंकि हमें केवल मैग्नीट्यूड लेना होता है, केवल परिमाण लेना होता है। दोनों निगेटिव होगा फिर भी क्या करेंगे, हम दोनों का मान ही केवल लेंगे, हम साइन के साथ यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करते हैं। और इनके बीच का जो डिस्टेंस है r, उसके स्क्वायर के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब हमें मालूम है कि प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा करके इक्वल टू का साइन लगाते हैं, ये कांस्टेंट क्या होता है, पार्टिसिपेट करता है, कांस्टेंट क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से ये Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब ये जो आपका फोर्स का फॉर्मूला हमें मिला वो क्या मिला, K इज इंटू Q1 इंटू Q2 बट्टा आर स्क्वायर, यानी F इज इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू Q2 बट्टा आर स्क्वायर। आपको ये फोर्स का फॉर्मूला मिल गया। बाबू ये जो K होता है यह प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है, यानी अनुपातिक नियतांक होता है, जिसका मान आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के मान के बराबर होता है। इस K का जो मान होता है यह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के मान के क्या होता है, बराबर होता है, और Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से हमें जो फोर्स का फाइनली फॉर्मूला प्राप्त होता है वो फॉर्मूला होता है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बट्टा आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये आपका कूलम्ब्स के लॉ के सहारे, यानी कूलम्ब के नियम के सहारे फॉर्मूला प्राप्त होता है, जिसके सहारे हम लोग दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, जो है आपका F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटा आर स्क्वायर। बच्चों आप इसे याद रखेंगे, याद कर लेंगे। अब बाबू अगर इसके बारे में मैं लिखूं कि यहाँ पे क्या क्या कौन है, तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ हेयर F क्या है हमारा, तो इलेक्ट्रिक फोर्स है, विद्युतीय आवेश है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, अर्थात अनुपातिक नियतांक है। ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जिसका मान जो होता है लगभग 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर के क्या होता है, बराबर होता है। यानी आपको याद रखना होगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वो कितना होता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर होता है। तो कहिएगा सर एक मान तो समझ में आता है कि इसका मान ये हो जाएगा, ये यूनिट आपने कैसे लिख दिया, हो सकता है आपके माइंड में आए कि सर ये यूनिट आप कैसे लिख दिए। कभी कभी पूछ लेता है कि बताइए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या होगा, मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होगा। कभी कभी ये पूछ देता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होगा, और ऑप्शन में देखोगे ना तो ये मान देगा, सिमिलर मान देगा 9 × 10⁹, और यहाँ क्या करेगा, न्यूटन कूलम्ब स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। अब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, मान तो दोनों का यहाँ सेम है, ये यूनिट कौन सा होगा, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर इसका आंसर हम क्या करें। तो अब आपको यूनिट भी कंसीडर करना पड़ता है। जब आप याद करेंगे कोई डाटा, अगर यूनिट वाला डाटा है, अगर यूनिट लेस डाटा नहीं है, अगर उसके पास क्या है, मात्रक है, तो आपको उसका मात्रक भी, उसका यूनिट भी क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। तो आप इसके यूनिट को कैसे याद रख सकते हैं, तो सबसे सिंपल सा तरीका है, सबसे सिंपल सा तरीका कि आप उसके यूनिट को क्या कर सकते हैं, तो याद रख सकते हैं। कैसे रख सकते हैं बच्चों, आइए बताते हैं। अभी आपने देखा कि फोर्स का फॉर्मूला क्या है आपका, तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटा आर स्क्वायर।
ठीक है बच्चों, तो हमें यूनिट किसका चाहिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का। मान तो हमें मालूम है 9 × 10⁻9 होगा, या 9 × 10 के पावर 9 होगा, हमें मालूम है। लेकिन यूनिट क्या होगा बच्चों, तो देखिएगा, जिस किसी का भी यूनिट चाहिए आपको, उसको क्या करेंगे आप, एक और रखेंगे, बाकी और लोगों को क्या करेंगे, दूसरे साइड भेज देंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का यूनिट चाहिए तो इसको एक साइड रख लीजिए, बाकी अदर क्वांटिटी को सबको क्या कीजिए, आप दूसरे साइड भेज दीजिए। तो हमने इसको ऐसे ही रहने दिया, अब इसको इधर भेजते हैं। तो एफ है और आर स्क्वायर जब उधर जाएगा तो क्या होगा, ये आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q1 × Q2 चला जाएगा नीचे। ठीक है बच्चों, अब इस तरह से देखिएगा, यूनिट चाहिए तो आपका क्या हो जाएगा, फोर्स का होता है न्यूटन, आर का क्या होता है मीटर। ठीक है, तो आर स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या है Q1 × Q2। तो Q1 क्या है, आवेश है यानी चार्ज है। तो चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो पिछले हम लोग क्लास में पढ़े हैं कि कूलम्ब होता है। तो इसका भी कूलम्ब, इसका भी कूलम्ब, तो क्या हो जाएगा, ये कूलम्ब स्क्वायर। तो पता चल गया बाबू, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। कोई दिक्कत। और तब कभी कभी हमें क्या पूछ देता है क्वेश्चन में कि केवल आप एप्सिलॉन नॉट का यूनिट बताओ क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि बताइए एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या होगा, यानी एसआई मात्रक क्या होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, जिसका भी चाहिए क्या कीजिए, आप उसको दूसरे साइड कर लीजिए, एक साइड कर लीजिए, बाकी सबको क्या कीजिए, आप दूसरे साइड कर लीजिए। या तो अगर आपको इसका याद है तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, इसका बता सकते हैं, क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो यूनिट होता है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। और आपको चाहिए एप्सिलॉन नॉट का, तो कुछ नहीं करिए, एप्सिलॉन नॉट का चाहिए तो कैसे क्या करेंगे, इसको वो पलट देंगे तो क्या होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाई 1 हो जाएगा। और ये 4 पाई क्या है, नंबर है, तो इसका कोई यूनिट होता नहीं है। समझ में आ रहा ना, तो इसका जो यूनिट होगा इसको पलट देंगे तो क्या यूनिट मिलेगा, तो कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका यूनिट आपको पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। जब पलटेंगे तो क्या होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाई 1 का यूनिट क्या होगा, तो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, जिसमें आपका 1 नीचे है, ये 4 पाई नंबर है, नंबर का कोई यूनिट नहीं होता है, इसका भी नहीं होता। मतलब ये जो यूनिट है वो किसका है, इन सबका तो है, लेकिन एप्सिलॉन नॉट का यूनिट है। तो इन सबका मतलब इन सब में तो ये भी शामिल है, तो इनमें इसका नहीं होगा, बल्कि इसका यूनिट क्या होगा, तो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। कभी कभी क्वेश्चन तो हद कर देता है, हद क्या कर देता है भाई, जो जेन्युइन बात है वो पूछता है कि बताइए एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, बीमीय सूत्र क्या होगा, किसका, एप्सिलॉन नॉट का। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला पूछ दिया भाई, तो कैसे करेंगे आप, आइए देखते हैं। किसका पूछा है भाई, एप्सिलॉन नॉट का। तो एप्सिलॉन नॉट का बाकी आप क्या करेंगे ना, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, लिख लेंगे। समझ में आ रहा ना, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको 102 दिन में हमारे ऐप पर भी क्या होगा, पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा। नहीं तो आप इसको नोट कर लेंगे स्क्रीनशॉट लेकर के। एप्सिलॉन नॉट का अभी हमने देखा कि एसआई मात्रक क्या होता है, तो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है ना बच्चों। तो हमको चाहिए इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, इसका बीमीय सूत्र। तो कोई दिक्कत नहीं है, कूलम है यहाँ पे, तो कूलम किसका एसआई मात्रक होता है भाई, तो आपको कहेगा सर चार्ज का होता है। तो चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला लिख लीजिए, क्या होगा, या तो एटी या तो आईटी। ये न्यूटन किसका है, तो फोर्स का एसआई मात्रक है, और फोर्स का एसआई मात्रक है तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला यहां लिखेंगे, और वो क्या होता है, mlt का पावर -2। नहीं पता था आपको कि mlt का पावर -2 होता है, तो भैया नहीं पता था, आप याद कर लीजिए, नहीं पता था याद कर लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। क्या होगा, mlt का पावर -2 होगा। यहां पर क्या है, मीटर, मीटर क्या होता है बाबू, किसका मात्रक होता है, तो लेंथ का, तो लेंथ का तो एल लिख दिए, मीटर स्क्वायर तो क्या होगा, इसका भी यहाँ स्क्वायर कर लेंगे। अब इन सबको क्या कर लीजिए, आप अरेंज कर दीजिए, जो भी लिख दिए उसको अरेंज कर दीजिए। तो m ऊपर चला जाएगा, तो m का पावर क्या होगा, -1, l इंटू एल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एल क्यू, जब ऊपर जाएगा तो l का पावर क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अच्छा, यहां से हमें ऊपर क्या मिल रहा है, तो यहाँ t का पावर -2 है, यहाँ t का पावर +2 है, जब ये ऊपर जाएगा तो ये भी प्लस हो जाएगा, अर्थात t का पावर क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। बच रहा है क्या बाबू, a, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर। यानी एप्सिलॉन नॉट जो होता है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है बच्चों, m का पावर -1, l का पावर -3, t का पावर +4 और a का पावर क्या होता है, +2 होता है। ठीक है ना। क्या सर इसको हम रट्टा मार के रखेंगे, तो हम तो कहेंगे भाई रट्टा मत मारिए,
अब तरीका ध्यान रखिए कि कैसे हमारे सर ने इसे बताया है कि निकालने के लिए। अगर आप रट्टा मारते तो हो सकता है कि आपने 25-30 फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला याद किया है, हो सकता है कि आप भूल जाएं। अगर आपको ये तरीका मालूम है कि कैसे हम मात्रक याद रखते हैं और कैसे हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला याद रखते हैं अर्थात निकालते हैं, तो आप कभी नहीं भूलेंगे। तो हम तो कहेंगे कि आप डायमेंशनल फॉर्मूला और ऐसा ही मात्रक निकालने का तरीका जान ले। कैसे निकालेंगे आप? जैसे मैं निकाल रहा हूं, कुछ रटना नहीं है, फॉर्मूला तो आपको याद करना ही है और फॉर्मूला की मदद से हम चाहें तो ऐसा ही मात्रक या डायमेंशन फॉर्मूला भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। नहीं तो अगर आप रट सकते हैं तो रट जाइए, हमें कोई इससे प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम कहेंगे रटिए या मत रटिए, तरीका मालूम है तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, आंसर को कर सकते हैं। समझे बच्चों? क्योंकि आप अगर क्वेश्चन बैंक उठा के देखते हैं तो हर एक साल डायमेंशनल फॉर्मूला और एसआई मात्रक से रिलेटेड क्या करते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में। समझ में आ रहा ना? तो ये तो फिक्स है कि क्वेश्चन आएगा, कौन सा फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला पूछ देगा, कौन से भौतिक राशि का बीमीय सूत्र पूछ देगा, मात्रक पूछ देगा, हमें मालूम नहीं है, हमें कंफर्म नहीं है, तो हमें उसे याद रखना पड़ेगा। समझे बच्चों? तो कूलम्ब्स लॉ हमने पढ़ा, उसके सहारे हमें मालूम चला कि 2 पॉइंट चार्ज के बीच लगने वाला जो फोर्स का फॉर्मूला होता है वो होता है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 × Q2 बटा R², जिसमें F आपका इलेक्ट्रिक फोर्स है, 1/4 पाई एप्सिलॉन प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, अनुपातिक नियतांक है। Q1 क्या है? तो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज है। Q2 क्या है? दूसरे पॉइंट ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज है। और R क्या है भाई? तो उनके बीच का क्या है? R उनके बीच का क्या है बाबू? तो दूरी है। ठीक है ना? तो इसमें सबके बारे में आप जान के देखते हैं ना, फॉर्मूला लिख के नीचे लिखा जाता है, यहाँ हेयर फलानवा इक्वल टू ये, चिलानवा ये, ठिकानवा ये लिखते हैं ना, तो उसके बारे में मैंने आपको क्या किया, बता दिया। तो यही है आपका क्या बाबू, कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ के बारे में कुछ और बिंदुएं हमें जाननी है, कुछ और पॉइंट्स जानना है। आइए उस पॉइंट को क्या करते हैं, हम डिस्कस करते हैं। कूलम्ब्स लॉ के बारे में कुछ और बातें जानते हैं जो हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में क्या करता है, मदद करता है, हेल्प करता है। आइए जनता हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, अभी हम देखेंगे आपका क्या देखेंगे, तो सम पॉइंट अबाउट कूलम्ब्स लॉ, अर्थात इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में हम जानेंगे कूलम्ब्स लॉ के रिगार्डिंग। क्या है जनता? पहला, कूलम्ब्स लॉ directly only applicable in case of point charge and in case of extended body first we apply elemental method and then apply Coulomb's law। मतलब कूलम्ब्स लॉ जो होता है वो पॉइंट ऑब्जेक्ट होने के स्थिति में ही लगता है। अर्थात अगर आवेश दिए गए हैं, चार्ज दिए गए हैं, अगर उनका आकार अत्यंत छोटा होगा तो ही हम उनके बीच F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 × Q2 बटा R² का सूत्र लगाकर क्या करेंगे, हम उनके बीच लगने वाले बल को निकालेंगे। डायरेक्टली अगर निकालना होगा तो हम तभी निकालेंगे जब निकालेंगे जब जो आवेश दिए गए होंगे बहुत ही छोटे आकार के होंगे। ठीक है ना, यानी पॉइंट ऑब्जेक्ट होंगे। अगर बड़े आकार के होंगे तब सर क्या करेंगे, तो वो बड़े आकार के होने की स्थिति में, आवेश के होने की स्थिति में आप कूलम्ब्स लॉ डायरेक्टली नहीं लगा सकते हैं, उसके लिए हमें एलिमेंटल मेथड का यूज करना पड़ता है। देन आफ्टर हम क्या करते हैं, उनके बीच लगने वाले बल को निकालते हैं। तो सर ये कैसे, क्या होता है एलिमेंटल मेथड, कैसे हम इसको निकालेंगे? तो बाबू हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपको आगे क्वेश्चन मिलता है, जब बड़ा ऑब्जेक्ट अगर दिया रहता है, उनके बीच फोर्स निकालना होगा अगर, तो आपको हम एलिमेंटल मेथड जरूर समझाएंगे। लेकिन बस इतना आप ध्यान रखिए कि कूलम्ब्स लॉ जो होता है वो पॉइंट ऑब्जेक्ट होने की स्थिति में ही क्या होता है, पॉइंट चार्ज होने की स्थिति में ही क्या होता है, लगता है। समझ में आई बात? तो हम आगे बढ़े, इस पॉइंट को आप समझ गए। चलिए दूसरा पॉइंट, कूलम्ब्स लॉ डू नॉट अप्लीकेबल व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इज लेस देन 10⁻⁻15 मीटर। यानी 2 पॉइंट चार्ज के बीच का डिस्टेंस अगर 10⁻⁻15 मीटर से कम होता है तो कूलम्ब्स लॉ अप्लाई
नहीं किया जाता है। यानी दो आवेशों के बीच की दूरी अगर 10 के पावर माइनस 15 मीटर के बराबर हो या उससे अधिक हो तो हम कूलम्ब्स लॉ लगाएंगे उनके बीच में। लेकिन अगर उससे कम है दो आवेशों के बीच का डिस्टेंस, दो पॉइंट चार्ज के बीच का डिस्टेंस, देन आफ्टर हम उनके बीच कूलम्ब्स लॉ नहीं लगाएंगे। तो अब इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ देता है कि बताइए लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ क्या होगा, यानी राइट द लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ के लिमिटेशन क्या होंगे, तो लिख देंगे हम लोग लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ इज कूलम्ब्स लॉ ओनली अप्लीकेबल इन केस ऑफ पॉइंट चार्ज। ठीक है, दूसरा क्या लिख देंगे, कूलम्ब्स लॉ डू नॉट अप्लाई व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इज लेस देन 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर। कि कूलम्ब के नियम की सीमाएं लिखिए तो ये दोनों पॉइंट को क्या करेंगे आप मेंशन कर देंगे। ठीक है बच्चों, आगे मैं चलता हूं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इंपोर्टेंट पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है कि द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पॉइंट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फोर्स और कूलम्बिक फोर्स। यानी दो पॉइंट चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है उसे हम इलेक्ट्रिक फोर्स भी कहते हैं और कूलम्बिक फोर्स भी कहते हैं। यानी दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल को हम विद्युतीय बल भी कहते हैं और कूलम्बीय बल भी कहते हैं। तो कोई कूलम्बीय बल कहेगा तो समझ जाएंगे क्या है, तो वही F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 into Q2 बटा R स्क्वायर जो हमने निकाला है वही कूलम्बीय बल है जो दो बिंदु आवेशों के बीच लगता है। विद्युतीय बल भी उसी बल को कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये पॉइंट नंबर 3 हो गया। पॉइंट नंबर 4 आपका क्या कहता है, तो कहता है कि फोर्स इज द वेक्टर क्वांटिटी हैविंग SI यूनिट न्यूटन एंड डायमेंशनल फार्मूला mLT का पावर -2। यानी फोर्स जो होता है एक वेक्टर क्वांटिटी होता है जिसका SI मात्रक न्यूटन और डायमेंशनल फार्मूला mLT का पावर -2 होता है। थोड़ा देर पहले मैंने आपको कहा कि इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है ना, तो किसी भी तरह का फोर्स हो उसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है बच्चों, mLT का पावर -2 होता है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हाँ बाबू, पॉइंट नंबर 5 क्या कहता है, पॉइंट नंबर 5 इलेक्ट्रिक फोर्स इज ए रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर इन फॉलोइंग वे। यानी हम इलेक्ट्रिक फोर्स को वेक्टर के रूप में इन तरीकों द्वारा क्या करते हैं, लिखते हैं, यानी ऐसे लिखते हैं। क्योंकि अभी हमने आपको बताया है कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है वह एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो प्यारे बच्चों आप जो फोर्स का फॉर्मूला याद रखे हैं वो क्या याद रखे हैं, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 इंटू Q2 बट्टा R स्क्वायर। आपने जो याद किया ये फॉर्मूला, क्या ये फॉर्मूला वेक्टर के फॉर्म में है, क्या ये वेक्टर के रूप में लिखा गया है, तो बाबू अगर आप देखेंगे तो ये फोर्स का जो फॉर्मूला है ये वेक्टर के रूप में नहीं लिखा गया है। आप इस फॉर्मूला की सहायता से केवल मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं दो पॉइंट ऑब्जेक्ट के बीच, यानी दो पॉइंट आवेश के बीच जो लगने वाला फोर्स होगा उसका। यानी इस फॉर्मूले के मदद से दो बिंदु आवेश के बीच, दो पॉइंट चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स के केवल मैग्नीट्यूड को निकाल सकते हैं, केवल परिमाण को निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूले के सहारे उस फोर्स के डायरेक्शन को नहीं निकाल सकते हैं। तो ये स्केलर फॉर्म में है, वेक्टर फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं इसको, तो वो सिंपल सी बात है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको एरो लगा दीजिए, तो भैया क्या हो जाएगा, ये वेक्टर के फॉर्म में हो जाएगा। जहां भी किसी लेटर के ऊपर हम एरो अगर लगा देते हैं तो किसको रिप्रेजेंट करता है, वेक्टर को। यानी फोर्स के ऊपर अगर एरो नहीं था तो वेक्टर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था, लेकिन जब एरो लग गया ये क्लियर हो गया ये वेक्टर है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा, इसके पास डायरेक्शन भी होगा। तो आपने LHS के जो क्वांटिटी थे उस साइड आपने डायरेक्शन तो लगा दिया, क्या आपने RHS की तरफ लगाया है, तो नहीं लगाया है। तो देखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो बाबू क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। उसके अलावा क्या है, Q चार्ज है, और चार्ज क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। तो भैया किसके ऊपर हम एरो लगाएं, तो भैया किसके ऊपर एरो लगाएं, तो देखिएगा बाबू यहाँ पे कोई ऐसा क्वांटिटी इनमें नहीं दिख रहा है जिस पर हम एरो लगा के वेक्टर बना दे। ठीक है ना, ऐसे अगर तरीका से निकाले तो दूसरे तरीका से हम वेक्टर के रूप में दिखाते हैं, लेकिन हम थोड़ा शॉर्टकट तरीका से आपको बता रहे हैं, समझ में आ रहा ना। तो बस ऐसे ही थेथराई करके कि ऐसे कर लीजिएगा, ऐसे हो जाएगा, समझ में आ रहा ना। प्यारे बच्चों अगर दो
बिंदु आवेश है, एक पर आवेश का मान q1, दूसरे पर आवेश का मान क्या है q2 है, और बीच का डिस्टेंस क्या है r है। तो ये जो बीच का डिस्टेंस होता है, बीच का दूरी होता है, ये सबसे शॉर्टेस्ट दूरी होता है, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, यानी सबसे कम दूरी होता है। और सबसे कम दूरी यानी डिस्टेंस को हम यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है, जबकि दूरी क्या होता है आपका? स्केलर क्वांटिटी होता है। यानी दूरी आपका अदिश राशि, जबकि आपका विस्थापन सदिश राशि होता है। तो हम इसको विस्थापन भी कह सकते हैं, और इसको हम वेक्टर बना सकते हैं चाहे तो। क्या करेंगे? आर को ही वेक्टर बना लेंगे। तो कहेंगे सर आर को वेक्टर बना लिया तो इसके पास तो मैग्नीट्यूड तो था ही, डायरेक्शन भी आ गया। हाँ सही बात है, आ गया। तो सर यहाँ केवल हमको डायरेक्शन देना है, केवल हमको यहाँ पे तो केवल सर डायरेक्शन देना है, हमको दोनों थोड़ी देना है, खाली डायरेक्शन देना है। तो आप यहाँ लगा जो लगाओगे लाके, इसके पास मैग्नीट्यूड होगा, इसके पास क्या होगा? डायरेक्शन भी होगा। तो चिंता मत करिए, बताता हूं मैं क्या करिए। इस वेक्टर में क्या कीजिए, इसी के मैग्नीट्यूड से क्या कीजिए, भाग दे दीजिए। इससे फायदा क्या होगा कि इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, जबकि इसके पास क्या केवल मैग्नीट्यूड है। यानी ऊपर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, जबकि नीचे में मैग्नीट्यूड है। यानी ऊपर में परिमाण और दिशा दोनों है, जबकि नीचे में केवल परिमाण है। तो जो वेक्टर ऊपर है उसी का मैग्नीट्यूड से भाग दिया, यानी दोनों का मान सेम होगा, और ये कट जाएगा और क्या बचेगा? डायरेक्शन। यानी लगाना है तो केवल इसको नहीं, बल्कि दोनों को साथ साथ लगा दीजिए। इससे क्या हो जाएगा? आपको डायरेक्शन की जरूरत थी, आपने क्या किया? यहाँ पे डायरेक्शन को लगा दिया। तो ये जो तरीका हुआ, ये जो आपने यहां देखा, ये क्या है? जो आपका फोर्स है वो किस रूप में है बाबू? वेक्टर के रूप में है। तो आपने क्या देखा अभी अभी कि फोर्स को वेक्टर के रूप में हम आराम से लिख सकते हैं। F बराबर 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बट्टा आर स्क्वायर। वेक्टर आर में वेक्टर आर के मैग्नीट्यूड से क्या कर देंगे? हम डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे जो फोर्स आ गया वो किस रूप में आ गया बच्चों? वेक्टर के रूप में आ गया। हम क्या इसको दूसरे तरीका में भी लिख सकते हैं? तो देखिए कैसे लिखेंगे। F बराबर 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बट्टा, ये देखिए आर स्क्वायर, और ये आर क्या है? मैग्नीट्यूड है वेक्टर का। और वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हम ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं, तो इसके जगह हम आर लिख सकते हैं। ये हो जाएगा आर क्यू। इसके बगल में तो बच क्या जाएगा? इसके पास ऊपर वाला बच जाएगा, रह गया। ऐसे भी आप फोर्स को क्या कर सकते हैं? वेक्टर के रूप में लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स को अगर चाहे तो। और इस तरह से भी लिख सकते हैं, F बराबर 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बटा आर क्यू। क्योंकि हमने बताया कि ऐसे ऐसे लिख सकता था, ये लिखाएगा तो ये भी लिखाएगा, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। और आपका ठीक है, तो ये भी किस रूप में आ गया बच्चों? तो वेक्टर के रूप में आ गया। ठीक है ना? तो हो सकता है थोड़ा सा वो वीडियो क्वालिटी में थोड़ा सा दिक्कत आपको हो रहा हो, थोड़ा सा कुछ शुरू का वीडियो है, धीरे धीरे हम इसको सही कर देंगे। अगर आपको कहीं क्वालिटी में या कहीं भी कुछ देखने में दिक्कत हो रहा हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, हम उसको सुधार कर लेंगे। ठीक है बच्चों? तो ऐसा नया हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं, स्टूडियो का सेटअप भी नया है, धीरे धीरे क्या होगा? सब सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों? बस आप ध्यान रखिए कि हम पढ़ा क्या रहे हैं। ठीक है? अगर आपको उसमें देखने में या कुछ करने में दिक्कत हो रहा है, लाइटिंग वाइटिंग का, तो आप हम बताइएगा, हम उसको सुधार लेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है बाबू, अगर कोई दिक्कत होगा तो आप हमें बताइएगा, उसका सुधार कर लिया जाएगा। तो ये हो गया कि हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स को वेक्टर के रूप में कैसे लिखते हैं। ठीक है बच्चों? अब आते हैं बाबू एक और पॉइंट की तरफ। ये पॉइंट क्या कह रहा है आपका? अब आते हैं बाबू एक और पॉइंट की तरफ, और ये पॉइंट नंबर 6 है। ठीक है ना? क्या कहता है? द फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स बिकॉज द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ एनी अदर चार्ज पार्टिकल। यानी लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी हम इलेक्ट्रिक फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स भी कहते हैं। तो सर क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? तो आप जो पूछ रहे हैं ना, आपको क्यों कहते हैं, वैसे ही आपका बोर्ड एग्जाम भी प्रश्न पूछता है कि बताइए इलेक्ट्रिक फोर्स को यानी कूलम्बिक फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स क्यों कहा जाता है। तो वो इसका रीजन क्या है, तो मैं आपको बताता हूं। बाबू इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है, कूलम्बिक फोर्स जो होता है, दो पॉइंट
आवेश के बीच में लगता है, जिसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो क्यों कहते हैं, बात यह है जनता। तो देखिएगा, दो बिंदु आवेश के बीच में, दो पॉइंट चार्ज के बीच में जो लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वह किसी अदर चार्ज पार्टिकल के प्रेजेंस और अब्सेंस पर डिपेंड नहीं करता है। मतलब मान लीजिए यहां दिखा रहे थे तो खांसी हो गया बच्चों, देखेंगे बच्चों, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है Q1, दूसरा पॉइंट ऑब्जेक्ट है Q2, यानी एक बिंदु आवेश है Q1, दूसरा बिंदु आवेश है Q2, इनके बीच की दूरी है R। मान लीजिए इनके बीच हम फोर्स का मान निकालें दोनों के बीच, और ये फोर्स का मान आ गया आपका 10 न्यूटन। कहिएगा सर कैसे लिख दिए, तो बाबू इनके बीच का बल हमने मान लीजिए निकाला और 10 न्यूटन आ गया, यानी ये इसके ऊपर 10 न्यूटन लगा रहा है और ये इसके ऊपर क्या कर रहा है, 10 न्यूटन लगा रहा है। क्योंकि आप किसी के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो वह भी आपके ऊपर फोर्स लगाएगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आपको पता होगा क्या बच्चों? तो प्यारे बच्चों देखेंगे, कूलम्बिक फोर्स को, इलेक्ट्रिक फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स हम इसलिए कहते हैं कि दो पॉइंट चार्ज के बीच जो लगने वाला फोर्स होता है वो किसी अदर चार्ज पार्टिकल के प्रेजेंस और अब्सेंस पर डिपेंड नहीं करता है। मतलब कहने का कि अगर एक और चार्ज आ गया यहां पर Q3, ठीक है, तो बताइए क्या इनके बीच फोर्स लगेगा? तो भैया लगेगा, स्वाभाविक बात है। इनके बीच लगेगा तो लगेगा, स्वाभाविक बात है। तो क्या इनके बीच लगेगा? तो इनके बीच लगने की वजह से या इनके बीच लगने की वजह से इनके बीच लगने वाला जो फोर्स होगा 10 न्यूटन, क्या वो बदल जाना चाहिए या बदल जाएगा? तो अब इलेक्ट्रिक फोर्स के केस में हम देखते हैं कि इनके बीच जो लगने वाला फोर्स है इसके आने की वजह से ये बदलता नहीं है, ये चेंज नहीं होता है। भले इनके बीच लगे फोर्स, इनके बीच लगे फोर्स, लेकिन पहले से इन दोनों के बीच जो फोर्स लगता है इसके आने से और इसके यहां से चले जाने से इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब दो पॉइंट चार्ज के बीच लगने वाला जो फोर्स होता है इलेक्ट्रिक फोर्स, वो किसी तीसरे चार्ज पार्टिकल या चौथे चार्ज पार्टिकल या पांचवें चार्ज पार्टिकल के आने से चेंज नहीं होता है। भले उनके बीच जो आया है उनके बीच भी फोर्स लगना शुरू हो जाएगा जो पहले वाले थे, लेकिन पहले वाले जो दो थे उनकी भी जो लगने वाला फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा वो चेंज नहीं करता है, वो वैसे ही रहता है। हाँ, कहने का मतलब है बाबू कि इसके आने के वजह से इसके ऊपर फोर्स का वैल्यू भले बढ़ जाएगा, लेकिन इनके बीच जो लग रहा था 10 न्यूटन वो उतना ही क्या होगा, लगेगा। एक छोटा सा आपको एग्जांपल देते हैं। जैसे मान लीजिए, क्या मान लीजिए, अरे यहां पे ये लोग कहां से आ गए? तो बच्चों इन्हें आप पहचान रहे हैं? तो हाँ सर पहचान रहे हैं, ईशान किशन है। कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार, पटना के। हाँ हम लोग के हैं, बिहारी हैं, ठीक है ना। इनको आप पहचान रहे हैं? हाँ ये शुभमन गिल है सर। तो फिर इनका तस्वीर सर आपने यहाँ क्यों लगा दिया? तो बच्चों इनके बारे में आप जानते हैं, ये तो क्रिकेट खेलते हैं भारत के लिए, लेकिन इनके बीच जो दोस्ती है वो बहुत ही गहरी दोस्ती है। आपको पता है? देखिएगा आए दिन इन दोनों का मीम वायरल होता है, एक दूसरे के साथ काफी ये क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं। और कहा जाता है कि इनकी दोस्ती जो है ना बहुत पहले से चली आ रही है और ये दोनों पक्के दोस्त हैं। तो हमसे कोई पूछ दे या आपसे कोई पूछ दे, बताइए इनके बीच का जो फ्रेंडशिप है, दोस्ती है, क्या उसे आप सेंट्रीपिटल कह सकते हैं? क्या सेंट्रीपिटल, केंद्रीय, यहां पे सेंट्रीपिटल का बात कैसे आ गया? अब एग्जाम्पल के लिए लिए हैं। अगर ये दोनों है, ये दोनों दोस्त हैं, क्या इनके दोस्ती को हम सेंट्रीपिटल कह सकते हैं? इनके फ्रेंडशिप को सेंट्रीपिटल कह सकते हैं? तो कह भी सकते हैं और नहीं भी कह सकते हैं। कब कहेंगे? अगर इन दोनों के दोस्ती के बीच या इन दोनों के लाइफ में कोई अगर तीसरा पर्सन आता है, कोई तीसरा व्यक्ति आता है, अगर उस व्यक्ति के आ जाने से इनके बीच जो दोस्ती है अगर उसमें थोड़ा बहुत भी बदलाव होता है, अगर इनके बीच जो अंडरस्टैंडिंग है अगर उसमें थोड़ा बहुत भी बदलाव आता है और एक दूसरे को लग जाता है कि ये यार उसके आने की वजह से क्या हो रहा है, ये थोड़ा चेंज हो रहा है, तो इनकी जो फ्रेंडशिप होगी, दोस्ती होगी, हम उन्हें सेंट्रीपिटल नहीं कहेंगे। अगर
इनके बीच की दोस्ती, इनके बीच का व्यवहार, एक दूसरे के प्रति अंडरस्टैंडिंग अगर तीसरे के आ जाने या नहीं आ जाने से चेंज नहीं होती है, जो पहले ये पहले जैसे थे वैसे ही बाद में भी रहते हैं, किसी तीसरे के आने से या आ करके चले जाने से अगर ये जो पहले थे वैसे ही रहते हैं तो इनकी फ्रेंडशिप हम सेंट्रीपिटल कह सकते हैं। अदरवाइज इनकी फ्रेंडशिप को सेंट्रीपिटल हम लोग नहीं कह सकते। जैसे मान लीजिए इन दोनों में से किसी एक की शादी हो जाए और इनके लाइफ में एक महिला का प्रवेश हो जाए, मतलब इन दोनों में से किसी एक की शादी हो जाए और ये तीसरा कोई आ गया, शादी होगा तो भाई तीसरा कोई तो आएगा ही आएगा। मान लीजिए आपको ईशान किशन या शुभमन गिल किसी एक की शादी हो जा रही है। शादी होने के बाद ईशान किशन सोच रहा है कि पहले शुभमन गिल जो था पहले बहुत अच्छा से हमसे बात करता था, हमेशा हम ही को याद करता था, हमारे साथ रहता था, बहुत अच्छा मानता था, लेकिन अब थोड़ा उसके व्यवहार में कमी आ रहा है। शादी भई बा जब से तब से एक व्यवहार में कमी होता। तो बताओ अगर कमी आई तो क्या इनके लोग बीच के दोस्ती का सेंट्रीपिटल कह दिया कहल जाई तो ना कहल जाई। अगर शादी भइला के बाद भी इनकर अगर इन लोग के बीच जितने दोस्ती रह पहले जितने व्यवहार रहे अगर वही तरह रहता तो कहल जी लोग के दोस्ती सेंट्रीपिटल बा। अगर बदलाव होता शादी भइला के बाद कोई तीसरा व्यक्ति कइला के बाद तो कहल जाई ये लोग के दोस्ती सेंट्रीपिटल ना रहे। तो पॉइंट नंबर 7 जिसमें क्या है आपका रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन में एग्जाम में कि रिलेटिव परमिटिविटी यानी सापेक्ष विद्युतशीलता या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या परावैद्युत नियतांक किसे कहते हैं, आपसे पूछा जाता है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी बताने से पहले मैं एक और टर्म को डिफाइन करना चाहता हूं, वह है बाबू परमिटिविटी यानी विद्युतशीलता। इसको डिफाइन करने से पहले मैं एक और टर्म डिफाइन करता हूं, वो क्या है बाबू परमिटिविटी यानी विद्युतशीलता। परमिटिविटी किसे कहते हैं, तो परमिटिविटी यानी विद्युतशीलता किसी मीडियम का प्रॉपर्टी होता है, किसी मीडियम का गुण होता है जो इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को क्या करता है, क्षमता को क्या करता है, कम करता है। मतलब कहने का कि आप जो देख रहे थे ना फोर्स का फॉर्मूला F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां नहीं दिख रहा होगा आपको, आइए दिखाते हैं इधर। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटा R स्क्वायर, जो आप ये फॉर्मूला देख रहे थे, इसमें जो ये एप्सिलॉन है इसी को हम लोग कहते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम यानी माध्यम की विद्युतशीलता। ठीक है, हम परमिटिविटी ऑफ मीडियम को ऐसे जनरली इप्सिलॉन से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं जनरली, इप्सिलॉन से। ठीक है ना, तो इसको हम कहते हैं कि ये क्या है, मीडियम की प्रॉपर्टी है, माध्यम का गुण है, जो इस इलेक्ट्रिक फोर्स के वैल्यू को, स्ट्रेंथ को और इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को, वैल्यू को क्या करता है, कम करता है। क्योंकि देखिए ना ये इसके साथ क्या इनवर्स रिलेशन में है, अगर ये है तो इसके वैल्यू को क्या करेगा, कम करेगा। इसका चेंज होना इसको चेंज करेगा, अगर ये बढ़ता है तो इसको क्या कर देगा, घटा देगा। अगर ये नहीं रहता तो फोर्स की वैल्यू क्या होती थी, बढ़ जाती। ठीक है ना, तो ये आपको जो है ना इप्सिलॉन, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, परमिटिविटी ऑफ मीडियम कहते हैं, जो माध्यम का गुण है, जो क्या करता है, इलेक्ट्रिक फोर्स के स्ट्रेंथ को यानी क्षमता को क्या करता है, उसके मान को क्या करता है, कम करता है। बाबू ये जो परमिटिविटी ऑफ मीडियम है यानी माध्यम की विद्युतशीलता है, इसका जो मान होता है वो हर एक मीडियम के लिए एक समान नहीं होता है, बल्कि अलग अलग होता है। अगर आप मीडियम को चेंज करते हैं तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम का जो मान होता है वो अलग अलग आता है। समझे बच्चों, एयर और वैक्यूम के लिए, हवा और निर्वात के लिए परमिटिविटी ऑफ मीडियम का मान एक समान होता है, जबकि उसके अलावा कोई और मीडियम लेते हैं तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम का मान क्या होता है, तो बच्चों बदल जाता है यानी चेंज कर जाता है। ठीक है बच्चों, एयर और वैक्यूम के लिए क्या होता है, सेम होता है यानी एक समान होता है। तो कहेगा सर एयर और वैक्यूम के लिए कितना होता है, तो एयर और वैक्यूम के लिए परमिटिविटी ऑफ मीडियम का मान यानी निर्वात में आपका माध्यम की विद्युतशीलता का मान 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। ठीक है बच्चों, आपको यूनिट के साथ अगर लिखते हैं बच्चों तो ये कितना हो जाएगा, अभी इसके पहले दिखाया था हमने आपको, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाता है। क्या हो जाता है, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाता है। किसका मान बाबू, ये आपका
परमिटिविटी ऑफ मीडियम का मान, किसके लिए? एयर और वैक्यूम के लिए। कितना बार आपका बोर्ड एग्जाम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ चुका है कि एयर और वैक्यूम के लिए परमिटिविटी ऑफ मीडियम का मान यानी विद्युतशीलता का मान कितना होता है? तो कितना होता है? 8.85 गुने 10 के पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। याद रह जाए बाबू? तो हाँ, याद कर लो बड़ी तरह, ठीक बना? चलो, तो एयर और वैक्यूम के लिए इसका मान क्या होता है बाबू? फिक्स होता है। और एयर और वैक्यूम के लिए परमिटिविटी ऑफ मीडियम को हम इप्सिलॉन से नहीं बल्कि इप्सिल नॉट से दिखाते हैं। एप्सिल नॉट हम तभी यूज करते हैं जब हम माध्यम क्या मानते हैं, मीडियम क्या मानते हैं। जब मीडियम हम मानते हैं हवा हो या निर्वात हो, उस समय हम लोग क्या करते हैं, आपको परमिटिविटी ऑफ मीडियम को एप्सिल नॉट द्वारा दिखाते हैं। एयर और वैक्यूम होने के केस में एप्सिल नॉट लेंगे, यानी फोर्स के फॉर्मूला में हम एप्सिल नॉट तभी यूज करेंगे जब एयर और वैक्यूम में दोनों पॉइंट चार्ज यानी चार्ज दिए हों। अदरवाइज अगर कोई और मीडियम हो तो हम लोग जो फोर्स का फॉर्मूला लिखेंगे, वो फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? वो होगा F बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन Q1 इंटू Q2 बटा R स्क्वायर। किसी अदर मीडियम में, एयर और वैक्यूम को छोड़ के किसी अदर मीडियम में अगर आवेश रखे गए हैं, चार्ज रखे गए हैं, तो उनके बीच के फोर्स को निकालने के लिए हम लोग इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, जबकि एयर और वैक्यूम के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल कर लेंगे। तो क्या कहिएगा सर, इसका इस्तेमाल एयर और वैक्यूम के लिए नहीं हो सकता? तो हो सकता है बच्चों, लेकिन ये आपका स्पेशल फॉर क्या है? एयर और वैक्यूम है। बाकी अगर ये आपका नहीं है तो ये क्या है, किसी के भी लग जाएगा, एयर और वैक्यूम के लिए भी और अदर के लिए भी। ठीक है बच्चों, अब चलिए, परमिटिविटी ऑफ मीडियम आपको मैंने समझा दिया, लेकिन मुझे समझाना क्या था आपको? रिलेटिव परमिटिविटी, यानी इप्सिलॉन आर और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यानी दोनों एक ही चीज है, हमें इसे समझाना था। तो आइए अब इसको समझाते हैं। तो ये कुछ नहीं है, जनता है क्या, मीडियम में परमिटिविटी ऑफ मीडियम और एयर और वैक्यूम में परमिटिविटी ऑफ मीडियम का जो रेशियो होता है, जो अनुपात होता है, उसे ही हम रिलेटिव परमिटिविटी यानी सापेक्ष विद्युतशीलता या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी परावैद्युत नियतांक कहते हैं। यानी किसी माध्यम में, माध्यम की विद्युतशीलता और हवा और निर्वात में माध्यम की विद्युतशीलता का जो अनुपात होता है, उसको हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी या तो हम क्या कहते हैं बच्चों, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है ना? यानी इप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट का जो रेशियो होता है वो इप्सिलॉन आर होता है, या क्या होता है बच्चों, के होता है। तो आपको यहां से आज के बाद क्या पता चल गया कि इप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वो कितना होता है बाबू? के बराबर होता है। ये के आपका इप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट के रेशियो क्या होता है? बराबर होता है बाबू। इस के मान के बारे में हम बात करें उससे पहले एक बात हम आपको बताते हैं कि इप्सिलॉन बराबर, यहां से एक रिलेशन आपको मिल गया क्या बाबू? के इंटू एप्सिलॉन नॉट। यहां से आप पता कर लीजिए कि इप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट में क्या रिलेशन है। तो इप्सिलॉन क्या होता है? के इंटू एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। बाबू आपको जैसे मालूम है कि अगर एयर और वैक्यूम को छोड़ के अगर फोर्स के फॉर्मूला हम यूज करें किसी और मीडियम के लिए, तो ये क्या होगा? 1/4 पाई इप्सिलॉन Q1 इंटू Q2 बट्टा R स्क्वायर। ठीक बा? तो आपको यह क्या पता है 1/4 पाई इप्सिलॉन का मान क्या होता है? तो कहिएगा सर हमको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान होता है 9 गुणे 10 के पावर 9। तो नहीं बाबू, आप गलती बोल रहे हैं। आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान मालूम है बाबू, वो होता है 9 गुणे 10 के पावर 9। यानी इसका मान फिक्स होता है कब? जब आप एयर और वैक्यूम के लिए काम करते हैं तब, अदरवाइज इसका मान फिक्स नहीं होता है। कहिएगा जो ये क्या हो गया सर? कुछ नहीं बचवा, जो याद हो है ना, क्योंकि इसका मान फिक्स कब है? एयर और वैक्यूम के लिए, समझे? इसीलिए इसका मान फिक्स कब हम लेते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान 9 गुणे 10 के पावर 9, जब यहाँ एप्सिलॉन होता है, ये एयर और वैक्यूम के लिए काम करते हैं। अदरवाइज क्या करेंगे आप? इप्सिलॉन लेंगे। तो सर तो इसका मान तो हमको मालूम नहीं, कैसे बनाएंगे? Q1 तो दिया रहेगा, Q2 दिया रहेगा, R दिया रहेगा, तो फिर बनाएंगे कैसे? सिंपल सा बात है जनता, कैसे बनाइएगा देखिए बताता हूं मैं। आप इप्सिलॉन की जगह पर क्या यूज कर सकते हैं? अभी आपको मैंने बताया है 1/4 पाई इप्सिलॉन की जगह पर के इंटू एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, Q1 इंटू Q2 बटा R स्क्वायर। अब इसमें से के को छोड़ के आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान मालूम है। अगर के का मान यहाँ इसका मान रख देंगे कितना? 9 गुने 10 के पावर 9। तो कहिएगा सर यहाँ नीचे तो बच जाएगा के, अब कहिएगा हाँ अच्छी बात है बच जाएगा। तो के का मान तो हम कहां से लाएंगे? तो के का मान याद कर लीजिए, एयर और वैक्यूम के लिए 1 होगा। अच्छा 1 होगा। हाँ, अब वाटर के लिए
लगभग हम लोग 81 लेते हैं, कहीं कहीं 80 भी लोग लेता है, समझ में आ रहा ना। तो 81 भी ले लेंगे और 80 भी ले लेंगे, देखिए ऑप्शन के डिपेंड के ऊपर क्या ऑप्शन कैसा दिया है। ऐसे हम लोग क्या लेते हैं अप्रोक्सीमेटली 81 लेते हैं, नहीं 81 लेते हैं पानी के लिए। जबकि मेटल के लिए अगर के का मान हमें जानना हो तो मेटल के लिए, धातु के लिए के का मान क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। इन्फिनिटी यानी बहुत बड़ी वैल्यू, समझ में आ रहा ना। तो के का मान एयर और वैक्यूम के लिए 1 और मेटल के लिए इन्फिनिटी। सर के का मान क्या 1 से कम हो सकता है, तो बाबू नहीं, के का मान एयर और वैक्यूम के लिए सबसे कम होता है 1, उससे कम नहीं हो सकता है। और इन्फिनिटी से ज्यादा, तो उससे ज्यादा क्या हो सकता है, इन्फिनिटी तो लास्ट है ना, उसके बाद कुछ नहीं है जनता। हाँ ये ध्यान रखिएगा कि 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक आपका क्या होता है, के का मान वेरी करता है। समझ में तो कहिएगा सर हमको तो आप एयर और वैक्यूम को बताएं, इसका जोड़ते नहीं है, क्यों, क्योंकि सर के का मान 1 रखेंगे तो फिर तो वही हो जाएगा ना। अदर के तो के का मान कहाँ से लाएंगे, वाटर का आपने बता दिया, मेटल का बता दिया, फिर अदर का। तो अगर इसके अलावा कोई और देगा बाबू ना, तो क्वेश्चन में उस के का मान क्या होगा आपको दे दिया रहेगा, के का मान उस क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं आगे बढ़ू ना जनता, समझ में आ गई आपको बातें, देख लीजिए लिख दिए के का मान यहाँ पे होता है क्या है, उसके बाद लिखा है द वैल्यू ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम फॉर एयर और वैक्यूम इज इक्वल टू फलाना। किसके बराबर होता है बाबू, इतना के बराबर होता है, मैंने पहले भी बता दिया था ना आपको। चलिए जनता, अब एक और पॉइंट है, इसको भी हम लोग क्या कर ले बच्चों, डिस्कस कर ले। अब एक और पॉइंट है बच्चों, आइए हम लोग क्या कर ले, इसको डिस्कस कर लें। क्या है पॉइंट ये जनता, तो लिखा गया है कि इलेक्ट्रिक फोर्स होने के केस में हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं, यानी विद्युतीय बल होने के स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, तो अध्यारोपण के सिद्धांत का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो ये अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है, तो वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अध्यारोपण का सिद्धांत हमें इस इलेक्ट्रिक फोर्स के केस में ये बताता है कि किसी चार्ज के ऊपर आप नेट फोर्स निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ठीक है ना, कैसे निकालेंगे, तो क्या बताता है देखिएगा बाबू। मान लीजिए आपको एक चार्ज Q है और इसके अलावा चार्ज है Q1, Q2, Q3 माइनस Q4, और आपसे क्वेश्चन में कह देता है कि इसके ऊपर आप नेट फोर्स निकालिए या इसके ऊपर नेट फोर्स निकालिए, यानी कुल बल निकालिए। तो कुल बल क्यों सर, तो इसके ऊपर कुल बल इसलिए बात हो रही है क्योंकि इसके ऊपर फोर्स लगाने वाला केवल ये आप अकेले नहीं है, ये भी लगाएगा, ये भी लगाएगा, ये भी लगाएगा। ये लगाएगा तो प्लस प्लस को क्या करेगा, धक्का देगा, इधर की तरफ लगा दिया F1, ये लगाएगा तो धक्का देगा क्योंकि दोनों प्लस है, ये लगाएगा F2, ये भी धक्का देगा, फोर्स लगाएगा F3, ये माइनस है तो क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा क्या बच्चों, F4। तो अब इस पे लगने वाला फोर्स एक फोर्स नहीं है बल्कि चार चार फोर्स लग रहे हैं। अब इसको आपस में कैसे जोड़ेंगे, तो जैसे जोड़ने में कौन सी नियम सीख रहे हैं सर, डायरेक्ट जोड़ देंगे, F1 जोड़ F2 जोड़ F3 जोड़ F4। जब इनको जोड़ देंगे सर हम लोग को क्या मिल जाएगा सर, तो इसके जोड़ने से हम लोग को नेट बल मिल जाएगा सर। तो बात तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये जो जोड़े हैं ये गलत है। कहिएगा सर क्यों, हम तो सही जोड़े हैं, सबको जोड़ देंगे तो नेट निकल जाएगा। हाँ अब जोड़े हैं लेकिन इसमें थोड़ी सी कमी है, आपने कमी क्या की है कि आपने इसको अदिश के रूप में जोड़ दिया है, स्केलर के रूप में जोड़ दिया है। तो सर क्या हो गया था जोड़ दिए तो फोर्स को याद कीजिए ना, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो जब भी इसको आप जोड़ेंगे तो किस रूप में जोड़ेंगे, वेक्टर के रूप में जोड़ेंगे, यानी सदिश के रूप में जोड़ेंगे। अच्छा सर ये बात है, हाँ जब भी आप इसे जोड़ेंगे तो वेक्टर के रूप में, यानी F1 को F2 को F3 को F4 को आप वेक्टर के रूप में निकालेंगे, जोड़ेंगे, तब जाके क्या होगा, आपको F नेट बल निकलेगा। समझ में आ रहा है बच्चों, सर कहीं इससे ज्यादा होगा तो कुछ नहीं है, जोड़ते जाइए जोड़ते जाइए जोड़ते जाइए, लास्ट में कहां तक जाइएगा, कहीं तक जाइए, जितना रहेगा वहां तक जाएंगे। 2 बड़ा रहेगा तो F1 F2 जोड़ेंगे, 3 बड़ा तो F1 F2 F3 जोड़ेंगे, F4, ठीक है जनता। और यही है क्या आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन कोई दिक्कत जनता, आगे बढ़े हम लोग, हाँ सर बढ़िए। तो बच्चों क्या किया जाए, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन बना लिया जाए, तब आगे बढ़ा जाए कि कुछ और पढ़ के क्वेश्चन बनाया जाए। आप तो बता नहीं सकते हमें, लाइव हम लोग हैं नहीं, लाइव हम तुरंत यानी बहुत जल्द जुड़ने वाले, तुरंत नहीं बहुत जल्द जुड़ने वाले हम लोग लाइव आपसे। लेकिन फिलहाल
मैं क्या करता हूँ ना, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन ही बना देता हूँ कुछ, ठीक है ना, ताकि आपको भी मजा आए। सर इस टॉपिक को पढ़ने से हमको मजा आ गया, कितना क्वेश्चन बन गया। तो चलिए बनवाते हैं आपको इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन को, फिर उसके बाद अगले टॉपिक की तरफ हम बढ़ेंगे, टाइम मिलेगा तो। ठीक है जनता, ठीक। तो चलिए पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं बच्चों कि सर 14 नंबर क्वेश्चन कहाँ से आ गया। इसके पहले जो पढ़ाए हैं आपको 13 तक को ऑब्जेक्टिव बना चुके हैं, 13 को ऑब्जेक्टिव बना चुके हैं, ठीक है ना। अब 14 से शुरू करते हैं, ठीक है बच्चों। वैसे ही हम क्रमांक लेंगे, शुरू से लेकर लास्ट तक कितना ऑब्जेक्टिव बनाएंगे पता चल जाएगा आपको। इतना कौन बनाता है जी, हम बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड। ऐसा यूनिट ऑफ परमिटिविटी इज, यानी परावैद्युतांक का ऐसा ही मात्रक होता है। परमिटिविटी का ना एप्सिलॉन नॉट का ना जनता, अभी याद किए हैं, याद रखिएगा। कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर ना, यहाँ पे कूलम्ब स्क्वायर पर, यहाँ नीचे चल जाएगा ना, ये नीचे तक क्या होगा, एन का पावर -1 है तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे जाएगा तो नीचे क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वही हो गया ना, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा आंसर आपका, तो डी। हाँ चलिए आगे। द लॉ गवर्निंग द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज, दो विद्युतीय आवेशों के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं। एम्पियर्स लॉ, ओम्स लॉ, फराडे लॉ, कूलम्ब्स लॉ। क्या कहते हैं जनता, कूलम्ब्स लॉ। देखिए ना क्या लिखा हुआ है बच्चों, ये देखिए क्या लिखा हुआ है। सर क्या लिखा हुआ है, 2023। हाँ जी, इसके पहले वाला प्रश्न भी कहाँ का था, 2023 का। ये वाला प्रश्न भी 2023 का, और ये वाला प्रश्न भी 2023 का। देखते चलिए, क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा हम लोग बनवाएंगे, रटवाएंगे नहीं, समझा के बनाएंगे जनता। क्योंकि आप किसके साथ जुड़े हुए हैं पता है आपको, टीच माइंड एकेडमी के साथ। हम एक नई दिशा देंगे आप लोगों को, बस आप हमारा साथ देते रहिए, आप हमारा साथ मत छोड़िए, और इस वीडियो को सबको शेयर कीजिए, सभी तक पहुंचा दीजिए, धड़ाधड़ पहुंचा दीजिए। क्योंकि जो भी बच्चे हैं जिनको फिजिक्स में प्रॉब्लम है, केमिस्ट्री में प्रॉब्लम है, बायोलॉजी में प्रॉब्लम है, मैथ्स में प्रॉब्लम है, उसका सारा समाधान हम लेके आए हैं टीच माइंड के साथ। समझ में ना बच्चों, सबको शेयर कीजिए, और यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आप मेरा मनोबल बढ़ाएंगे, हमारा मनोबल बढ़ाएंगे, तो हम आपको इससे अच्छा और कंटेंट लाएंगे। समझ में आ रहा बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। क्या कहता है, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्ज इज इन द ऑर्डर ऑफ। ये इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच लगने वाला जो दो आवेशों के बीच लगने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो आपसे पूछा जा रहा है। समझे, तो बाबू अगर इस रेशियो की बात करेंगे बच्चों, तो बाबू देखिएगा, अगर दो चार्ज पार्टिकल है, एक है आपको Q1 और दूसरा है आपका Q2, इनके बीच का डिस्टेंस है क्या बच्चों, R। इसका मास है m1, इसका मास है क्या बाबू, m2। इसका मास है m1, उसका मास है m2। इनके बीच इलेक्ट्रिक फोर्स अगर निकाले, इसका फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 × Q2 बटा r²। इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला, इक्वेशन फर्स्ट। और इनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, क्योंकि इसके पास मास भी तो है, क्योंकि बताया ना आपको चार्ज है तो मास है, तो इनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगता है उसका फॉर्मूला, तो कैपिटल G m1 × m2 बटा r²। ये फॉर्मूला होगा ग्रेविटेशनल फोर्स का। इसको इक्वेशन सेकेंड मान लीजिए। क्या पूछा है आपसे कि इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो क्या होता है, मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 × Q2 बाई r² डिवाइडेड बाई कैपिटल G m1 × m2 बटा r²। r² से r² कट जाएगा, अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान, Q1 का मान, Q2 का मान, G का मान, m1 m2 का मान अगर रख करके देखते हैं किसी भी दो चार्ज पार्टिकल के लिए, तो उनके बीच जो लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसका ऑर्डर क्या आएगा, उसका क्रम क्या आएगा।
अगर आप यहां पर इन सभी के वैल्यूज को रख देते हैं किसी भी दो चार्ज पार्टिकल के लिए, कोई भी प्रकार का दो चार्ज पार्टिकल हो, चाहे दो इलेक्ट्रॉन हो, चाहे दो प्रोटॉन हो, एक इलेक्ट्रॉन हो एक प्रोटॉन हो, जब इनको रख करके आप निकालेंगे तो उसका जो ऑर्डर आएगा, उसका जो क्रम आएगा, वो क्या आएगा बच्चों? 10 का पावर 42। इसको आप याद कर लेंगे इस डाटा को, क्योंकि रख के कौन निकालेगा, इतना टेंशन होगा ना, टाइम लगेगा ना बच्चों, क्यों टाइम बर्बाद करना। तो हमने बताया तरीका वही है, निकाल के देखेंगे तो इसी ऑर्डर में वो आएगा। ठीक है जी बच्चों, तो आप निकाल कर चेक कर सकते हैं, आएगा यही, आप इसको क्या कीजिए, याद रख लीजिए, रट लीजिए। ठीक है जनता, ये सर रटने के लिए बोल रहे हैं, अरे इसको डाटा को याद कर लीजिए भाई, को क्यों इतना खटिएगा, समय क्यों बर्बाद कीजिएगा। चलिए हम आगे चलते हैं। ये क्या है बच्चों, तो क्या कह रहा है सुनिएगा जनता, सुनते रहिए सुनते रहिए। कह रहा है ये चार्ज Q प्लेस्ड एट द सेंटर ऑन द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्ज Q विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ Q विल बी इक्वल टू, यानी दो चार्जेस हैं, एक पर चार्ज का मान आपका Q है और दूसरे पर भी चार्ज का मान क्या है, Q है। ठीक है, और इनके बीच का दूरी हम मान लेते हैं क्या है, R है। ठीक है, तो कह रहा है कि एक चार्ज है स्मॉल q, जो इन दोनों को जो लाइन जोड़ रहा है उसके मिड में रखा गया है, उसके मध्य में रखा गया है, उसके सेंटर पर रखा गया है। तो कह रहे हैं बताइए इस q आवेश का मान कितना होना चाहिए कि ये जो सेटअप है आपका चार्जेस का, ये इक्विलिब्रियम में हो, अर्थात साम्य अवस्था में हो। Q का मान आपसे पूछ रहा है, किस Q का मान, स्मॉल q का मान बताइए कितना होगा कि वो जो सिस्टम है चार्जेस का वो इक्विलिब्रियम में रहे, वो साम्य अवस्था में रहे। तो अब इक्विलिब्रियम से रिगार्डिंग अगर आप बातें जानते हो, थोड़ा बहुत भी तो आप जानते होंगे कि कोई भी बॉडी, कोई भी चार्ज इक्विलिब्रियम में कहा जाएगा अगर उसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स क्या होगा, 0 के बराबर होगा। कोई भी चार्ज पार्टिकल है वो इक्विलिब्रियम में तभी माना जाएगा या तभी वो होगा जब उसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा। तो हमें चेक करना पड़ेगा क्या इनके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स 0 है, अगर 0 है तो इक्विलिब्रियम में ये होंगे, नहीं है तो क्या इक्विलिब्रियम में नहीं होंगे। तो सर चेक करना पड़ेगा, तो हाँ करिए। हम भले डाटा बाद में जो निकालेंगे वो रट लीजिएगा, वो अलग बात है, लेकिन निकाल कर दिखाएं हम आपको तो ऐसे ही होगा, देखिएगा। अब ये प्लस है, ये मान लीजिए ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, और ये रखे हम इसको मान लिए कि प्लस है, तो ये क्या करेगा, इसको इधर धक्का देगा, और ये इसको प्लस है तो इधर धक्का देगा, यानी इधर ये धक्का दिया F1 से, ये धक्का दिया इधर F1 से, तो दोनों का मान बराबर होगा क्योंकि चार्ज इसके ऊपर Q है, इनका मल्टीप्लीकेशन है, इनका मल्टीप्लीकेशन सेम होगा, बीच का दूरी भी सेम है, तो फोर्स सेम होगा और अपोजिट दिशा में लग रहा है। दो फोर्स यानी दो वेक्टर अगर परिमाण के दृष्टिकोण से एक दूसरे के बराबर हैं और उनका डायरेक्शन अगर अपोजिट है तो उन दोनों का एडिशन क्या होता है, 0 के बराबर होता है। ये दोनों का एडिशन जो इसके ऊपर लगेगा वो क्या होगा, 0 के बराबर होगा, अर्थात ये इक्विलिब्रियम में होगा। तो क्या ये भी होंगे, होंगे तभी ये मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे जनता। तो बाबू ये चार्ज इस पर, ये चार्ज इस पर फोर्स लगाया है F1, तो यह भी तो इसके ऊपर लगाएगा बच्चों F1। आप हमें धक्का देंगे तो हम भी आपको क्या करेंगे, धक्का देंगे। बोलिए ना, देंगे कि नहीं देंगे, देंगे सर, अच्छी बात है। अब आगे आइए, तो यह इसको धक्का दिया तो ये भी इसको क्या करेगा, धक्का देगा। अब आइए इनके बीच हो गया, अब इनके बीच लगने वाले फोर्स को देखते हैं, तो यह जो है इसको धक्का देगा इधर की तरफ, और ये क्या करेगा, इसको इधर धक्का देगा। इनके बीच की बात करिए, तो यह इसको धक्का दिए हैं इधर F1 फोर्स से, ये भी क्या करेगा, इधर धक्का देगा। किधर धक्का देगा, आप न्यूटन का थर्ड लॉ जानते हैं मोशन से रिलेटेड, क्या कहता है कि अगर किसी बॉडी के ऊपर आप फोर्स लगाते हैं तो वो भी आप पे फोर्स लगाता है, मैग्नीट्यूड दोनों का समान होता है, लेकिन डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट होता है। हम लगाएंगे आपको इधर तो आप लगाइएगा इधर, हम लगाएंगे इधर तो आप लगाइएगा इधर। ठीक है जनता, डायरेक्शन अपोजिट होता है। तो वही किए हैं, ये इधर लगाया तो ये इधर लगाया है, इसका ये इसके ऊपर इधर लगाया है तो ये इसके ऊपर इधर लगाया है, इनके बीच यह इधर लगाया तो ये क्या इधर। तो इनके ऊपर जो फोर्स लग रहा है, चाहे ये लगा रहा है चाहे ये, दोनों इधर लगा रहे हैं, दोनों इधर लगा रहे हैं, और इसके ऊपर जो फोर्स लगा चाहे ये लगा रहा है चाहे ये लगा रहा है, दोनों इधर लगा रहा है। बताइए इन दोनों का एडिशन, मान लीजिए ये लगाया F1 तो ये भी F1 लगाएं, और ये F लगाया तो इधर F लगाया, तो बताइए दोनों फोर्स जो है, ये जो दोनों फोर्स लग रहा है इसके द्वारा भी इसके द्वारा भी, क्या इनका एडिशन 0 के बराबर यहां हो सकता है क्या,
तो नहीं, सेम डायरेक्शन में दो फोर्स, उनका एडिशन जीरो हो जाए, असंभव है, हो ही नहीं सकता है। क्या इनको जीरो, इनका जीरो हो जाएगा एडिशन? दोनों डायरेक्शन सेम है, फिर दोनों फोर्स का जीरो हो पाने, तो ये इक्विलिब्रियम है, लेकिन ये दोनों इक्विलिब्रियम में नहीं है, तो कहेगा सर फिर कैसे होगा? क्योंकि इक्विलिब्रियम में बोला है कि होना चाहिए, कंडीशन लगा दिया है भाई, कैसे होगा भाई? तो ये कब होगा पता आपको? एक क्यू, दूसरा भी क्या बाबू क्यू, और बीच में जो चार्ज है ना, प्लस रखे थे ना, हम क्या करते हैं माइनस रख के देखते हैं, हो सकता है ना, क्योंकि बोला तो नहीं कि प्लस रखना है, बोला तो नहीं है माइनस रखना है, आपको चेक करना होगा, तो माइनस अब रखते, प्लस रख के देख लिए। तो यह जो है ना, इसके ऊपर मान लीजिए F1 फोर्स लगाता है, तो यह क्या करेगा, सॉरी 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 जनता, हाँ बच्चों देखिएगा, ये अब इसके ऊपर फोर्स लगा, ये प्लस है, ये क्या है माइनस है, तो ये प्लस क्या करेगा, इसको अपने ओर खींचेगा F1 फोर्स से, तो यह क्या करेगा, इसको अपने ओर खींचेगा F1 फोर्स से, इसका ये इधर खींच रहा, तो ये इधर के डायरेक्शन अपोजिट है, फोर्स का वैल्यू समान है, इनके बीच चाहिए, तो यह क्या करेगा, इसको अपनी तरफ खींचेगा F1 से, यह क्या करेगा, इसको अपनी तरफ खींचेगा F1 से, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए, तो इनके बीच हो गया, इनके बीच हो गया, अब इनके बीच देखते हैं, तो यह प्लस धक्का देगा, और ये प्लस इस प्लस को धक्का देगा, तो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है इसका भी डायरेक्शन अपोजिट है, यहाँ पे जो फोर्स लगेगा इनके बीच में, ये दोनों फोर्स अपोजिट है, और ये भी फोर्स क्या है वो अपोजिट है, और फोर्स अगर अपोजिट है तो क्या होगा, इनका एडिशन जीरो हो सकता है, समझे? हो सकता है क्या, हो जाएगा। आई बात समझ में? क्योंकि बोला है कि इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, तो होगा तभी तो होगा, तो बोल रहा है बताइए इस क्यू का मान क्या होगा, तो क्यू का नेचर पता चल गया, मान चाहिए हम लोग को, ये चार्ज निगेटिव होगा, तो सर निगेटिव देखिए ना, इस ऑप्शन को देख लीजिए, ये तो भाई पॉजिटिव है, इस आंसर को देखिए और इस आंसर को देखिए, दोनों मान तो सेम है, लेकिन प्लस एक माइनस है, समझ में आया? अभी खोच लग जाएगा, इसलिए कंफर्म करना था मुझे कि प्लस होगा कि माइनस, तो कंफर्म क्या हो गया, माइनस। अब मान निकालते हैं बच्चों, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, मान निकालते हैं मान। चलिए जनता, तो क्या करते हैं, इस F को और इस F1 को बराबर करते हैं, F और F1 किन के बीच लग रहा है, तो बाबू F वो जो फोर्स है वो इनके बीच लग रहा है, जबकि F1 फोर्स जो है वो इनके बीच लग रहा है, समझिए, तो गांच गुज कर रहे हैं, थोड़ा समझ लीजिएगा आप लोग, आप ही लोग सामने बनाया है ना फोटो, दिक्कत होगा तो वीडियो पीछे करके देख लीजिएगा, ज्यादा दिक्कत होगा तो, समझ में आ रहा बच्चों? इसके बाद हम देखेंगे कि फ्रेश जगह बनाएंगे, समझ में आ रहा है, फ्रेश जगह बनाएंगे, देखिएगा, तो ये F इनके बीच में है, जबकि F1 फोर्स इनके बीच में है, तो आइए इनके बीच का फोर्स लिखते हैं, वो क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q, इसका भी कैपिटल Q, तो Q गुने Q क्यूब स्क्वायर, या Q गुने Q लिख दीजिए, बाई इनके बीच का डिस्टेंस, इनके बीच का डिस्टेंस हम R ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा R का स्क्वायर, F1 फोर्स इनके बीच का लिख रहे हैं, तो क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके ऊपर चार्ज हमने कैपिटल Q लिया, इसके ऊपर स्मॉल q, तो कैपिटल Q गुने स्मॉल q और डिवाइडेड बाई बीच का डिस्टेंस, तो बोला है कि इनको जोड़ने वाला जो लाइन है उसके सेंटर पे, यानी कितना होगा r/2 का स्क्वायर, ये और ये कट जाएगा, Q से Q वो कट जाएगा। अब देखिएगा Q/r स्क्वायर, उधर क्या हो जाएगा बच्चों, ये r/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, r स्क्वायर बाई 4, 4 को ऊपर भेज दीजिए तो ऊपर जाएगा 4Q/r स्क्वायर, तो r स्क्वायर से r स्क्वायर कट जाएगा, तो स्मॉल q बराबर कितना, यहाँ से स्मॉल q का मान, तो 4 को इधर आइए तो डिवाइड हो जाएगा, यानी Q/4, तो आंसर क्या होगा, वो स्मॉल q का मान कितना आया, Q/4, तो हमारा आंसर क्या होगा, ये होगा कि ये होगा, तो बाबू Q/4 आया था, ये होना चाहिए, लेकिन ये नहीं बाबू, बल्कि क्या होगा आंसर आपका, ये होगा, समझ में आ रहा ना, आंसर आपका ये होगा। तो कैसे माइनस, सर यहां तो आया Q/4, तो यहां कर दिया माइनस Q/4, तो हाई माइनस सब भूल गए का, अरे बाबू क्या होगा स्मॉल q का मान बच्चों, माइनस Q/4, तो कहेगा सर 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव देगा बिहार बोर्ड और इतना हमको खर्चा करना पड़ेगा दिमाग अपना, अरे बाबू रटने के लिए रट सकते हैं, समझे कि इसका आंसर क्या होगा, इस तरह का क्वेश्चन होगा तो रटने के लिए रट सकते हैं कि क्या होगा, माइनस Q/4 होगा, लेकिन बनाना पड़ जाता है, ऐसे ही बनाना होगा जनता, समझ में आ रहा है? तो बिहार बोर्ड इतना हार्ड क्वेश्चन पूछा है भैया, नहीं वो समझिएगा रट गया होंगे आप लोग, इसीलिए पूछ दिया है 1 नंबर में, समझ में आ रहा है? ये असल में क्वेश्चन कहाँ गया पता आपको, सबसे पहले इसको IIT JEE ने पूछा था,
IIT जेई, जो अभी जेई क्या है बच्चों, एडवांस है। तो उसके बाद इसने इसको AI ट्रिपल इन्हें पूछा, जो अभी आपका जेई मेन है। फिर आपको कौन ऐसे एग्जाम नहीं है जो क्वेश्चन नहीं पूछा है, इसको जन्म देने वाला कौन, IIT जेई, समझे। वहां से क्वेश्चन ही घूम रहा है चारों तरफ, और इसको लोग रट्टा मार के क्या करता है, बना देता है कि इसका आंसर ये हो जाएगा। बनाना वाला तरीका बाबू क्या है हमारा, यही है, इतना करना पड़ेगा। अगर थोड़ा भी डाटा में हेर फेर किया तो हो गया। और ये उससे बनेगा जो कॉन्सेप्चुअली पढ़ा है, उससे नहीं बनेगा जो रट्टा मार के आंसर याद कर लिया है। बिहार बोर्ड इसलिए बच्चे थोड़ा सा क्या करते हैं, रट्टा मार लेते हैं, क्योंकि उसमें क्या है, क्वेश्चन रिपीट हो जाता है अधिकतर केस में, समझे। चलिए हम आप लोग डरवा नहीं रहे जनता, हाँ हम लेकिन बना के दिखा दिए हैं कि अगर डाटा थोड़ा बहुत चेंज भी करे तो आप घबराएंगे नहीं, बना के चेक कर लेंगे। ठीक है बच्चों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था हमारा। आगे बढ़े हम लोग, चलिए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए जनता, कह रहा है कि द परमिटिविटी ऑफ फ्री ऑफ स्पेस, फ्री स्पेस का परमिटिविटी क्या होता है, तो सर फ्री स्पेस का परमिटिविटी जो होता है वो कितना होता है, तो कहिए सर फ्री स्पेस का परमिटिविटी जो होता है 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, 8.85 इंटू 10 टू माइनस 12 माइनस 11 प्लस 12 प्लस 11, पहुंचिए आंसर हो भाई। कहिएगा सर यहाँ तो यूनिट कुछ और दिया हुआ है, वहाँ तक कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, यहाँ क्या है सर, तो फराडे बाई मीटर है। क्या बाबू, फराडे बाई मीटर। फराडे किसका यूनिट होता है पता आपको, कैपेसिटांस का। कैपेसिटांस का यूनिट होता है बाबू कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर, कैपेसिटांस का यूनिट होता है, और उसे ही हम लोग फराड भी कहते हैं, समझे। तो 1 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर जो होता है वो 1 फराड के बराबर होता है। लेकिन इसका यूनिट हम लोग क्या याद किए थे अभी, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो बाबू देखिएगा इसमें क्या है, तो कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर, और एक और मीटर है यहाँ पे जिसको साइड में कर देते हैं, और यही क्या है बाबू आपका फराड है। ये हो जाएगा फराड, और ये बच जाएगा नीचे में क्या बाबू, मीटर, फराड मीटर। समझ में आई बात। मजा तो तब आता पता है कब, डाटा सेम रहता है, ये सारा डाटा सेम रहता है, और यूनिट को क्या कर देते हैं हम लोग, चेंज कर देते हैं, समझे। तो और इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चन बन जाता है, डाटा सेम करके यूनिट को अलग अलग दे दीजिए, तब बच्चा पगलाएगा कहाँ से आया ये, समझ में आ रहा है। ये डॉटे क्या है आपको डायरेक्ट दे दिया है, जिससे बच्चा यूनिट सेम कर दिया, डाटा अलग अलग दे दिया है, तो डाटा हमको चाहिए जो मिल गया, यही से आंसर मार दिए हैं। अगर डाटा सेम रहता और इसको चेंज करता ना, तो खूब मजा आता है इस क्वेश्चन को बनाने में। समझ में आ रहा है, समझ में आ गया इसका आंसर ना बच्चों। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं बच्चों। बताइए, एक एक क्वेश्चन बनवाना पड़ रहा आप लोग को ना, छोड़ दे, रहने दे, नहीं छोड़ेंगे ना, साथ पकड़े हैं आपका निभाने के लिए, छोड़ने के लिए थोड़ी। वो लिखा है द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ का जो वेक्टर फॉर्म होता है, यानी कूलम्स लॉ को वेक्टर के रूप में कैसे लिखते हैं बच्चों, याद है आपको, देखिए जनता किधर गया, ये देखो ना, 3 वो दिखाया था ना आपको, बोले थे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, देखिए तो यही था क्या, 1/4 नो 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 नो, आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा जनता। बोले थे ना आपको, ये 3 वो दिखाए थे, तो सेकंड नंबर पे क्या था, ये था कि थर्ड नंबर पे था, थर्ड नंबर पे बताया था ना आपको, आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। खाते चलिए, द वैल्यू ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन, 9 गुने 10 के पावर 9, 9 गुने 10 की पावर 9, हे दे बाबू, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। याद कीजिए, यही था ना डाटा, आपको बताए थे कि नहीं बताए थे, हाँ सर बताए थे, यूनिट भी बताए थे आपको। देखिए यूनिट याद करने से भी फायदा है, समझ में आ रहा ना। चलिए आगे चलते हैं भाई, अब क्या करेंगे हम। द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम इज इक्वल टू, रिलेटिव परमिटिविटी किसके बराबर होता है, याद कीजिए, इप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट के, यानी के बराबर इप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। कौन आंसर होगा आपका, ए। अभी दिखाए हैं, जाके पीछे देखिए ना, थोड़ा सा पढ़ाए हैं, कितना क्वेश्चन बना रहे हैं, समझ में आ रहा है। अभी 2 नंबरिया नहीं बना रहे, 5 नंबरिया बनाएंगे तो हिला देंगे, समझ में आ रहा है। देखते चलिए, सब बनाएंगे, चला सब बनाएंगे, टेंशन मत लीजिए आप लोग, हम हैं ना आपके साथ, हम आ गए हैं तो फिर क्या टेंशन लेते हैं, आप लोग बस हमारा साथ दीजिए, समझे। द डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज, पानी का पारा वैद्युत भूत होगा, स्थिरांक होता है, क्या होता है बाबू, 81 होता है। 80 दिया है, 60 दिया, 1 दिया है, 42.5 दिया है, कौन होगा बाबू 81, तब 81 के नजदीक कौन बा, 80 लगभग 81 रहता, 80 हो जाएगा आपका आंसर, ये हो जाएगा, कोई दिक्कत। द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन आर इन एयर इज, एयर के लिए एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है,
डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान कितना होता है, रिलेटिव परमिटिविटी का मान कितना होता है, बताया था ना आपको एयर के लिए होता है, होता है कि नहीं होता है? होता है सर, कितना, 1 होगा, खत्म खत्म भैया, एयर के लिए कितना हो जाएगा 1। आगे बढ़ते हैं, यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज, एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या होता है, तो फैराडे पर मीटर, इसके पहले भी दिखाए थे ना देख रहे, क्वेश्चन का भंडार लगा दिया आपके लिए। कमेंट में थैंक यू भी तो लिख दीजिए यार, मनोबल बढ़ेगा हम लोग प्यारे बच्चों पढ़ते चलिए। बाबू क्या कर सकते हैं, फिजिक्स है ना, इसमें आपको क्या करेंगे हम, इधर उधर की बातें बतियाने से क्या फायदा होगा। बहुत सारे लोग आजकल मनोरंजन करा रहे हैं, अभद्र बातें क्लास में बोल रहे हैं, वो आपके दोस्त थोड़ी हैं, वो आपके दुश्मन है, समाज को गंदा कर रहे हैं, और आप भी मजा लेने के चक्कर में उनको प्रमोट करते हैं। प्यारे बच्चों, अगर असल में साइंस पढ़ना तो इसमें मजा कहाँ से लाएंगे जी, साइंस की पढ़ाई में मजा कहाँ से लाएंगे। कुछ लोग इसी को किसी के बहन बेटी के साथ जोड़ रहा है, किसी के बहन बेटी का मजाक उड़ा दे रहा है, और आप लोग हंस लेते हैं, ठिठिया लेते हैं। बताइए, वो किसी के घर की तो बहन बेटी होगी ना, समाज को गंदा कौन कर रहा है, हम ही लोग कर रहे हैं ना। और उसमें टीचर भी क्या कर रहा है, अपना रोल अदा कर रहा है। क्या टीचर का यही रोल है कि क्लास में कुछ भी बोलो, कुछ भी बोल के पढ़ाओ तुम, सही होगा क्या ये? नहीं, हम लोग भी बोल सकते हैं, हमें बोलने आता है, लेकिन हमारी एक मर्यादा है, हम शिक्षक हैं, और शिक्षक जो होते हैं समाज में आईना होते हैं, इसलिए हम ऐसा नहीं करते हैं। हम भी बोल सकते हैं, हम भी फेमस हो सकते हैं कुछ बोल करके, हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि हम अच्छा पढ़ाएंगे, अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे, और आपसे सब कुछ बन जाए, हम इसका प्रयास करेंगे। अगर आप ढूंढ रहे हैं कि सर मजा नहीं आ रहा है, क्या करेंगे बच्चों साइंस पढ़ने के लिए, जो हमें पढ़ाना है वही तो पढ़ाएंगे ना। दिख रहे हैं ना, हम क्वेश्चन बन रहे, देख रहे आदड़, मजाक बनाएंगे पढ़ाई को तो नहीं बच्चों, पढ़ाई को आप मजाक नहीं बना सकते। पढ़िए, हम लोग पढ़ाते हैं आपको, ठीक है ना, पढ़िए आप लोग, पढ़ाते हैं हम आप लोग को, ठीक है ना जनता। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल सिचुएटेड एट डिस्टेंस इज f, द डिस्टेंस बिटवीन द टू इज हाफ, देन द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स विल बी। कह रहा है दो चार्ज पार्टिकल के बीच लगने वाला जो फोर्स है वो क्या है, F है। किसी डिस्टेंस पर रखे गए दो चार्ज पार्टिकल, उनके बीच लगने वाला फोर्स क्या है बाबू, F है। अगर उनके डिस्टेंस को आधा कर दिया जाए तो बताइए उनके बीच फोर्स कितना लगेगा, ठीक है ना, देख लिया जाए जनता। हाँ आइए देख लेते हैं, ये कब 2019 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। हर एक ये क्वेश्चन जो बनाएंगे ना वो सारा का सारा क्या है, क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। आइए देख लेते हैं। तो बाबू दो चार्ज पार्टिकल के बीच लगने वाला फोर्स r², कह रहा है कि इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट, एंड कह रहा है कि वो फोर्स बताइए उन्हीं चार्ज पार्टिकल के बीच का, जब उनके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाए, आधा हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 × q2 बटा r², यानी r/2 का स्क्वायर, क्योंकि आधा बोला है ना बच्चों, आधा बोला है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा r²/4, 4 को ऊपर भेज दीजिए, हो जाएगा r²/4, 4 ऊपर चला गया। अब क्या कीजिए, इसमें इसको डिवाइड कर दीजिए, तो f/f1 1/4 कट जाएगा, क्यों कट जाएगा, ठीक है ना, r² से r² कट जाएगा, ठीक है ना। ये पलट के इधर चला जाएगा, ये पलट के इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये 1/4, क्या जनता। इसलिए हमें चाहिए f1, तो f1 बराबर क्या हो जाएगा 4f, यानी जो आपका फोर्स अब होगा उनके बीच का वो क्या हो जाएगा 4f के बराबर होगा। यानी जो भी फोर्स पहले लग रहा था कितना लगेगा, उससे 4 गुना ज्यादा फोर्स लगेगा, समझ में आया ना। तो आधा डिस्टेंस करेंगे तो फोर्स क्या हो जाएगा आपका 4 गुना हो जाएगा। कोई दिक्कत, रटने के लिए रट सकते हैं बच्चों, लेकिन थोड़ा भी क्वेश्चन बदलता है ना तो परेशानी हो जाती है, समझे। इसलिए बना बना के हम हमको दिखा रहे हैं, टाइम लग रहा है मेरा, ये फिर भी हम हारेंगे नहीं, आपके साथ हम हैं, साथ रहेंगे जब तक एग्जाम खत्म नहीं हो जाता है, समझ में आ रहा ना। बस आप लोग अच्छे से पढ़िए, बहुत अच्छा मौका है आपके लिए, हमने बहुत अच्छा मौका आपके लिए लेके आया है, प्लीज साथ दीजिए हमारा। चलते हैं हम लोग आगे। आंसर ए, इसमें क्या सोचना है बच्चों। अब आइए देखिए क्वेश्चन जनता क्या पूछ दिया है। देखिए तो ये भी क्वेश्चन 2018 का पूछा हुआ है, समझे, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है इन द फिगर इफ नेट फोर्स ऑन Q इज 0,
देन वैल्यू ऑफ क्यू बाई क्यू इज, यानी कैपिटल बाई क्यू का, कैपिटल क्यू बाई स्मॉल क्यू का रेशियो आपसे पूछ रहा है। बोल रहा है कि कैपिटल क्यू पर लगने वाला फोर्स क्या है, 0 है। तब बताइए कैपिटल क्यू बाई स्मॉल क्यू का रेशियो क्या होगा। रटने के लिए रट लेंगे हम, लेकिन बना के देखना होगा तो देखिए दिखाते हैं हम आपको कैसे बनाया जाएगा, समझे। बाद में आपको जो करना हो करिए, हम कोई दिक्कत नहीं, हम बना के दिखा देते हैं, तरीका आपके बता देते हैं, ठीक है ना। आइए देख लीजिए। वो कह रहा है कि किसी एक क्यू पे चार्ज कितना है, 0 है, कैपिटल क्यू पे। तो बताइए कैपिटल क्यू बाई स्मॉल क्यू का रेशियो क्या होगा। जो सिचुएशन बाबू दिया है, ये प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, ये भी प्लस है, भी प्लस है, ठीक है। तो 0 फोर्स है। देखिएगा वो पहले अभी फोर्स इसके ऊपर निकालते हैं, कितना फोर्स आ रहा है, इसके ऊपर फोर्स निकाल देखते हैं कितना फोर्स आ रहा है। बाबू ये प्लस है, धक्का देगा इसको, ये प्लस है, धक्का देगा इसको इधर, ये प्लस है, धक्का देगा इसको इधर। अगर ये तीनों फोर्स जो है एक ही डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है ना, तो इसका कंडीशन क्या होगा, क्या ये 0 हो सकता है तीनों का एडिशन यहाँ पे, बोलिए ना। इस स्थिति में अगर हम देखें तो तीनों का एडिशन क्या होगा, 0 नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। अगर बाबू ये चार्ज माइनस होता, ठीक है ना, तो क्या होता है, ये जो फोर्स आपका ये लग रहा था, ये इधर ना लगे क्या होगा, इधर लगता, तो हो जाता कि इन दोनों का एडिशन और इसका मान आपस में क्या हो जाता, बराबर हो जाता। क्या बोल दिए, आइए दिखाते हैं। अब ये जो फोर्स है F ले लेते हैं, ठीक है, ले लेते हैं, ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है सर। इसको हम F1, तो ये F1 होगा तो ये भी क्या होगा, F1 होगा, क्योंकि ये Q कैपिटल Q Q Q दोनों चार्ज सेम है, डिस्टेंस भी क्या है, सेम है, इसलिए दोनों को हमें क्या किया, F1 ले लिया। देखिएगा अब ये एंगल कितना होगा, 45 डिग्री, 45 और 90 होता तो 45 होगा ये। इसको तोड़ते हैं हम, इधर हो जाएगा, जिधर थीटा होता है उधर कॉस थीटा, F cos 45 डिग्री। अब तोड़ने के लिए कंपोनेंट ब्रेक करेंगे ना, जिधर थीटा होगा उधर क्या होगा, कॉस थीटा, इधर क्या हो जाएगा बाबू, साइन थीटा। ये क्या हो जाएगा, F साइन 45 डिग्री, ठीक है ना। तो अब क्या हो गया, इसको मैंने ब्रेक कर दिया, किधर एक किधर चला गया। तो अब ये क्या होगा, या इस पे लगने वाला फोर्स 0 है, तो ये कब होगा 0, जब ये वाला क्या होगा, इसके बराबर होगा, या ये वाला क्या होगा, इसके बराबर होगा, तब जाके क्या होगा, F नेट 0 होगा। या कहिए कि सभी का एडिशन क्या होगा, 0 होगा। सभी का एडिशन 0 कब होगा, जब इन दोनों का एडिशन 0, इन दोनों का एडिशन क्या होगा, 0 होगा, सभी का एडिशन 0 होगा। जब सभी का एडिशन 0 होगा तो वहीं तो बोल रहा है कि इस पर लगने वाला नेट फोर्स क्या 0 है। तो क्या ये कैपिटल क्यू बाई स्मॉल क्यू का मान बताइए, यही ना बोल रहा है। आइए दिखाते हैं आपको। तो क्या होगा बाबू, F cos 45 डिग्री जो होगा वो किसके बराबर होगा, F1 के। F1 किसके पीछे लग रहा है, इसके पीछे लग रहा है, और F cos 45 डिग्री, F किसके पीछे लग रहा है, इसके पीछे लग रहा है। ये दिखाते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q, भले माइनस है लेकिन लिखेंगे प्लस में बाबू, और बाई डायमीटर दिया है, R दिया है ना, तो ये कितना हो जाएगा भाई, डायमीटर कितना हो जाएगा उसका, R/√2 हो जाएगा ना। ये हो जाएगा R√2 का होल स्क्वायर, cos 45 का 1/√2। F1 किसके बीच लग रहा है, इसके बीच या इसके बीच, तो लिख दीजिए इनके बीच। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q डिवाइडेड बाई R²। ठीक है बच्चों, काट लीजिए तड़ाक से, एक Q से Q काट लीजिए, बचेगा क्या, कैपिटल Q बाई R√2, R का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर, 2R², और ये 1/√2 मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है बच्चों। और इधर क्या बचा, Q बाई स्मॉल q ना, स्मॉल q बटा R² से R² क्या होगा, कट जाएगा, ठीक है। तो Q बटा Q, इनको इधर लाइए, तो Q बटा क्या हो जाएगा Q, अब बाकी को उधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा 2 और ये रूट जाएगा उधर, तो क्या होगा 2√2। तो कैपिटल Q बाई स्मॉल q रेशियो का क्या होगा, वो क्या होगा बच्चों, तो 2√2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, 2√2 आया समझ में। तो आंसर क्या हो जाएगा 2√2, आंसर भी हो जाएगा। कोई दिक्कत बच्चों, ऐसे ही बनाएंगे ना, आंसर भले आप रट लीजिए अलग बात है, लेकिन बच्चों बनाएंगे तो ऐसे ही बन जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ूं मैं, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, कितना बार पूछा है जनता, समझ में आ रहा ना, क्या क्या रहे याद करें हम, कितना होगा जनता, ये होगा 8.1, ठीक है जनता, कितना बार पूछा देख रहे हैं ना। चलिए, कोलंबियन फोर्स इज, कोलम्ब बल है कौन सा फोर्स है भाई, सेंट्रल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, बोथ ए एंड बी, नॉन ऑफ दिस। तो कोलंबिक फोर्स, यानी कोलंबिक फोर्स को हम इलेक्ट्रिक फोर्स भी कहते हैं और उसको सेंट्रीपिटल फोर्स भी कहते हैं, यानी ये भी होगा ये भी होगा। क्या होगा ऑप्शन हमारा, ये होगा, ए एंड बी दोनों सही होगा।
समझ में आ रहा ना? आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। और भी है तो आगे हम अगला टॉपिक पढ़ाएंगे आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड। आज के लिए बाबू इतना ही, फिर हम मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेंगे और जाते जाते आपसे हम ये कहेंगे कि आप कृपया करके जितना हो सके आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को साझा करें, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त का भी रिजल्ट क्या हो, बेहतर हो। ठीक है बच्चों, टाटा।